नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एम यूपीपीएससी में। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो गया है कि हम इस इनिशिएटिव में जनसंख्या एडिटोरियल का कोई भी एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करते हैं, और न केवल उसको एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे तैयार करते हैं। तो देखिए, आज का जो आर्टिकल जनसत्ता न्यूज़पेपर में आया है वो है रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इस एडिटोरियल में जो राइटर ने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं उनको हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम रोजगार यानी जो कि हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर एक बेरोजगारी टॉपिक है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे न केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा अपितु और अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हम और बेहतर करने के लिए प्रयास कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अपना जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है रोजगार के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां। जो राइटर बता रहे हैं कि रोजगार के मोर्चे पर बहुत सारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, और वो क्यों बढ़ रही हैं या किस आधार पे वो ऐसा कह रहे हैं कि चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो चलिए आइए वो देखते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका एडिटोरियल है, तो यहाँ से हमने पॉइंट्स निकाले यहाँ पे। तो राइटर कह रहे हैं कि भाई रोजगार की चुनौतियां बढ़ रही हैं, और किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसको प्रकाशित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान। ठीक है, और ये 2024 की हालिया रिपोर्ट है जो कि मार्च 2024 में प्रकाशित हुई है। और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े यूज़ किए गए हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, जो हमारा एक संस्थान है NSSO के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, तो उसने जो अपना एक सर्वेक्षण किया है रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण, तो उस सर्वेक्षण के जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर आधारित ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें राइटर कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, यानी जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराते हैं तो ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, यानी अनौपचारिक रोजगार बढ़ा है। औपचारिक रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हुई है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है। उसके बाद गैर कृषि क्षेत्रों की जो है ना वो अपर्याप्त वृद्धि है। गैर कृषि क्षेत्र मतलब चाहे तो वो विनिर्माण उद्योग हो या हमारा सेवा क्षेत्र हो, तो वहाँ क्या है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख पा रही है, जिससे कि वहाँ पे नौकरियों का भी सृजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया है कि कोरोना के काल में है ना, कोरोना का जो समय था उसमें कृषि नौकरियों में वृद्धि हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि जो भी मजदूर थे, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लग चुका था, तो सारे मजदूर क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे अपने गाँव की तरफ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कृषि नौकरियों में वृद्धि हुई। उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि उच्च और मध्यम कौशल वाली नौकरियों और गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर है। देखिए, जहाँ कौशल विकास की बात आती है तो वहाँ पे युवाओं का प्रतिनिधित्व है बढ़िया। ठीक है, जो वहाँ पे एक उम्र से जो हमारे प्रौढ़ व्यक्ति हो जाते हैं, है ना, तो उनका प्रतिनिधित्व कम है और हमारे युवाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है। गिग अर्थव्यवस्था ये देख रहे होंगे आप, ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान रख लीजिए। देखिए, गिग अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब करता है। जैसे कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जो व्यक्ति आपको डिलीवर करने आया वो कंपनी ने परमानेंट बेसिस पे नहीं रखा हुआ। ठीक है, उसको बस दिन में ये बता दिया जाता है भाई इतने ऑर्डर हैं आज तुम्हारे, उनको डिलीवर कर दो। ठीक है, या टाइम दे दिया जाता है कि भाई तुम इस टाइम आ जाओ, या वो अपनी सहूलियत से के हिसाब से टाइम चला के आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं गिग अर्थव्यवस्था। तो गिग अर्थव्यवस्था में और उच्च और मध्यम कौशल वाली जो नौकरियां है ना, उसमें क्या है, युवाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर है। ठीक है, अब एक जो चौंकाने वाली बात है इसमें वो यहाँ से उभर के आ रही है कि बुनियादी डिजिटल साक्षरता जो है ना उसका अभाव है। कैसे अभाव है, इस
आंकड़ों में ये पाया गया है कि 90% युवा है ना, वो स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। और 60% युवा ऐसे हैं जो फाइल को कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते। आप सोचिए, हम लोग इतना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजिटल साक्षरता की जहाँ बात आ रही है तो वहाँ स्प्रेडशीट में लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 90%। कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। 60% युवा ऐसे हैं जो कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते, और 75% युवा ऐसे हैं जो अटैचमेंट के साथ, मतलब कोई फाइल को अटैच करके ईमेल नहीं भेज सकते। तो आप देखिए, अगर हमारी डिजिटल साक्षरता में इतनी कमी है, ठीक है, कौशल विकास में इतनी कमी है, तो कैसे नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो और क्या बिंदु है उन्हें हम देख लेते हैं। तो उसमें देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आ रहा है, इस रिपोर्ट के आंकड़ों में ये आ रहा है कि 83% युवा बेरोजगार हैं। तो आप सोचिए बेरोजगारी की स्थिति कितनी कितनी ज़्यादा है ना। हालांकि इसके इसी बिंदु को लेकर, रिपोर्ट के इसी बिंदु को लेकर क्या है कि आपत्ति जताई जा रही है, ठीक है, कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ऐसा भी अभी हमने गूगल पे सर्च करके देखा है कि इसके इस बिंदु पे क्या है कि बहुत कुछ कहीं ना कहीं क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से अगले बिंदु में क्या वो कह रहे हैं कि भाई एससी और एसटी समाज है ना, उसको जो आरक्षण है उसके बाद भी है ना, उनकी बेहतर नौकरी तक पहुंच में क्या है वो पीछे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको आप अपने दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कि राइटर कह रहे हैं कि भारत को अगले 1 दशक तक जननांकीय लाभांश मिलने की संभावना है। मतलब जननांकीय लाभांश जो है वो मिलता रहेगा, मतलब युवाओं की संख्या जो है, जो हमारा वर्क फोर्स है, ठीक है, उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। और राइटर क्या कह रहे हैं, देखिए, और एक इस पॉइंट को भी आप किसी और क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो कि 2022 में रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण में 22% लगभग युवा ऐसे थे जो कि शामिल ही नहीं हुए, ना रोजगार प्रक्रियाओं में, ना शिक्षा में, ना प्रशिक्षण में। तो भाई रोजगार कहाँ से मिलेगा। और राइटर कह रहे हैं कि 90% से जो अधिक रोजगार है ना, वो क्या है, अनौपचारिक क्षेत्रों में है। तो ये सारी जो बिंदु हैं, इनसे राइटर ने क्या एक पिक्चर पेश करी है कि 2024 की रिपोर्ट के माध्यम से कि भाई क्या स्थिति है, कैसे नौकरियों की कमी है, ठीक है, कैसे जो हमारे बुनियादी डिजिटल साक्षरता है उसका अभाव है, अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग युवा बेरोजगार हैं। तो ये सारे हमने इस रिपोर्ट के पॉइंट तैयार करे। इस रिपोर्ट में से आपको जो भी 2-3 पॉइंट अच्छे लगते हैं आप उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसका क्वेश्चन की मांग के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये भारत को अगले 1 दशक तक जननांकीय लाभांश मिलता रहेगा, ठीक है। जहाँ पे डिजिटल साक्षरता में कमी की बात आए, आप वहाँ पे ये बता सकते हैं कि भाई 60% युवा फाइल और पेस्ट नहीं कर सकते, 75% युवा अटैचमेंट के साथ ईमेल नहीं भेज सकते, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब इस रिपोर्ट में ना कुछ उपायों की सिफारिश करी है। वो क्या सिफारिश करी है कि सरकार को ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जिनमें जो श्रम आधारित हो, मतलब ऐसा ना हो कि ऑटोमेटिक मशीन से सारे काम हो रहे हैं, जहाँ श्रम की ज़रूरत हो, जहाँ ह्यूमन लेबर है ना, मैन पावर की ज़रूरत हो, ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर क्या है सरकार का जोर होना चाहिए। और उत्पादन और विकास जो है उसको रोजगार प्रधान बनाना चाहिए, ठीक है भाई। श्रम आधारित उद्योगों का अगर हम निर्माण करेंगे और उन पे फोकस करेंगे तो अपने आप से क्या होगा कि जो विकास है, जो हम कह रहे हैं कि भाई हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, तो अर्थव्यवस्था इतने विकास के ऐसे आंकड़ों को प्राप्त करने के साथ साथ हमारे रोजगार में भी वृद्धि होगी। और श्रम बाजार की जो नीतियाँ ना उनको प्रभावी बनाने की ज़रूरत है कि भाई मिनिमम मजदूरी इतनी होगी, काम के घंटे इतने होंगे, ठीक है। ये सारी जो श्रम बाजार की नीतियाँ उनको प्रभावी बनाने की ज़रूरत है और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए भारत की जो सरकार है वो कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार है, उसको अपने राजस्व का, है ना, उसको अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा क्या है कल्याणकारी योजनाओं पे भी क्या है कि उसको खर्च करना होता है। बहुत सारे जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं उनको क्या है कि भाई फ्री का राशन भी देना है ना, बहुत सारे लोगों का इलाज भी कराना है, ठीक है। तो अगर सरकार
को अपना एक बड़ा भाग वहाँ खर्च करना है, तो निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, ताकि वो इस क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर कार्य कर सके। और देखिए विश्वसनीय आंकड़े तैयार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर विश्वसनीय आंकड़े हमारे पास होंगे तो हम बेहतर नीतियों का निर्माण कर सकेंगे, लक्षित कर सकेंगे नीतियों को कि भाई हमारे इस क्षेत्र को ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है, इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत हम निवेश कम भी करें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये नीतिगत उपायों की सिफारिश करी है इस रिपोर्ट में, जो किसने पब्लिश करी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है, रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के जो आंकड़े थे, जो कि किसने कलेक्ट किए थे, राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा, उन आंकड़ों पर ये रिपोर्ट आधारित है। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात करी रिपोर्ट की, हमारे एडिटोरियल में जो आर्टिकल आया था उसके प्रमुख बिंदुओं की। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करने के लिए बेरोजगार के बाकी पहलुओं की। तो देखिए बेरोजगारी क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि भाई बेरोजगारी क्या है, या बेरोजगारी को अगर आप डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि योग्य और कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को, योग्य भी वही व्यक्ति क्या योग्य भी होना चाहिए और कार्य करने का इच्छुक भी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और उसको प्रचलित मजदूरी दरों पे रोजगार नहीं मिलता, मतलब उसको उसकी योग्यता के अनुसार अगर कार्य नहीं मिलता, तो वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, तो ये हमने बेरोजगारी की डेफिनेशन देखी। अब देखिए बेरोजगारी के कारण देखते हैं, भाई बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। बेरोजगारी के कारणों को अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, और इधर अन्य कारण क्या है। तो चलिए पहले आर्थिक कारणों की हम बात करते हैं। तो देखिए आर्थिक कारणों में जो सबसे बड़ी कमी है ना, आज लघु और कुटीर उद्योगों का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि जितने भी जो विनिर्माण क्षेत्र है वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो जो लघु और कुटीर उद्योग है ना, उनका कहीं ना कहीं क्या ह्रास होता जा रहा है। और लघु और कुटीर उद्योग ही ऐसे उद्योग थे जो बहुतायत में पाए जाते थे, है ना, या जिनका जो बहुतायत में रोजगार प्रदान कर सकते हैं। और अगर उन्हीं उद्योगों का ह्रास होगा तो हमें बेरोजगारी की समस्या का तो सामना करना ही पड़ेगा। अगली बात करते हैं निवेश की कमी। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी जो परेशानी है, जैसे कि भाई मजबूत क्या आधारभूत संरचना का अभाव है। ठीक है, बहुत सी जगह क्या है कि अपराधों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में क्या है, निवेशक है ना, निवेश करने से झिझकते हैं। अब निवेशक अगर निवेश नहीं करेंगे तो नई कंपनियां नहीं लग पाएंगी, नई कंपनियां नहीं लग पाएंगी तो उसमें क्या है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा कि आर्थिक कारणों में अगली हम बात करें, बचत की निम्न स्तर है ना, कि अब लोग क्या है कि अगर मान लीजिए अगर लोग प्रॉपर बचत करने लगे, अगर मान लीजिए प्रॉपर बचत कर रहे हैं, तो वो अपनी एक बचत का भाग क्या है, कहीं निवेश कर सकते हैं या खुद का अपना कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन रोजगार शुरू कहाँ से करेंगे अगर प्रॉपर पैसा ही नहीं है। और प्रॉपर पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो बचत नहीं कर पा रहे। तो प्रॉपर बचत नहीं हो पा रही, इसके कारण भी क्या है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद धीमी आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, देखिए हमारी इस टाइम पे बहुत अच्छी विकास दर है, लेकिन फिर भी जिस अनुपात में बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हमें और ज़्यादा और ज़्यादा ऊंची दर के साथ आर्थिक विकास करना होगा। ठीक है, और उसके बाद कौशल विकास की कमी। अभी हमने रिपोर्ट में भी ऊपर आंकड़े देखे कि भाई डिजिटल साक्षरता का अभाव है, लोग स्प्रेडशीट में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या है, ये सारा क्या है, कौशल विकास की कमी है। और आधारभूत संरचना का अभाव तो है ही। ठीक है भाई, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं हैं, है ना, बिजली प्रॉपर नहीं आ पा रही, बिजली विद्युत की आपूर्ति नहीं है, परिवहन के साधन अच्छे नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निवेश को हतोत्साहित करती हैं। निवेश हतोत्साहित होता है तो आधारभूत संरचना के कारण क्या है कि नई कंपनियां नहीं लग पाती और बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सारे क्या है, आर्थिक कारण हो गए। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामाजिक कारण भी है। कुछ सामाजिक कारण क्या है बेरोजगारी के, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर हम कितनी भी कंपनी खोल लें, अगर एक अनुपात से ज़्यादा में जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम कैसे सबको रोजगार दे पाएंगे, है ना। तो हमें क्या है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को क्या है, संतुलित या स्थिर करने की ज़रूरत है। उसके बाद शिक्षा में कमी है। भाई अगर लोग शिक्षित ही नहीं है तो उन्हें रोजगार किस आधार पर दिया जाएगा, तो शिक्षा की कमी है, एक बड़ा कारण ये हो गया।
उसके बाद महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव या उनके लिए सुरक्षा की चुनौतियाँ। इस पॉइंट को देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई महिला है, वो कोई भी जॉब करने की इच्छुक तो है, लेकिन क्या है कि वो जो कंपनी है वो घर से बहुत दूर है ना, या उस कंपनी में क्या है कि नाइट शिफ्ट चलती हैं। अब कोई भी महिला है वो अपनी जो सुरक्षा संबंधित जो उसकी चिंताएं हैं उनके क्या कारण क्या उस नौकरी को ज्वाइन कर पाएगी, नहीं ज्वाइन कर पाएगी। मतलब उसमें योग्यता भी है, वो इच्छुक भी है और उसके लिए रोजगार की एक तरह से उपलब्धता भी है ना, लेकिन वो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही उस नौकरी को, क्यों वो योग्य होते हुए भी और अवसर होते हुए बेरोजगार क्यों है, क्योंकि उसके लिए क्या है, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं। तो एक ये भी बेरोजगारी का कारण हो गया। अब देखिए कुछ अन्य कारण देख लेते हैं। देखिए हमारी जो सरकार है वो हर समस्या को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाती है, हमने कल भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, है ना। लेकिन उन योजनाओं का क्या है कि समुचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता, उनमें कुछ विसंगतियां रह जाती हैं, जिससे कि वो योजना अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। ठीक है, तो मनरेगा जैसे योजना है उसमें क्या है, क्रियान्वयन में विसंगतियां हैं, तो उससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। अब हमारे यहाँ देखिए एक मेंटेलिटी होती है कि हम नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। ठीक है भाई, नौकरी लग गई तो हमने मान लिया कि व्यक्ति को क्या है कि रोजगार मिल गया, लेकिन जो कोई व्यक्ति अपना काम करता है ना तो उसको रोजगार ही नहीं माना जाता। इस तरह की मानसिक स्थिति बन गई है हमारे समाज की, है ना। तो स्वरोजगार की जब व्यक्ति खुद भी उसके लिए उत्सुक नहीं होता, जब उत्सुक नहीं होता तो ना ही उसके लिए वो एफर्ट लगाता है, ना ही कोई अपना बिजनेस करता है, तो बस नौकरी के पीछे भगता रहता है सीमित अवसरों के कारण, है ना। तो उसको नौकरी नहीं मिल पाती और वो बेरोजगार का बेरोजगार ही रहता है। अगली बात करते हैं, कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की कमी। अब देखिए कृषि में क्या है कि जहाँ एक काम को करने में 5 लोगों की ज़रूरत है, वहीं उस काम को 10 लोग कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है, वो ऐसी बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी तो है, उनका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा भाई। जितना उत्पादन हो रहा है 5 लोगों के साथ, वो उतना ही उत्पादन 10 लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो 5 लोग क्यों काम कर रहे हैं कि भाई कोई और रोजगार नहीं है, घर में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो बेरोजगारी है वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसी तरह से विनिर्माण क्षेत्र में क्योंकि अवसंरचनात्मक ढांचे का अभाव है, तो ये सारी समस्याएं क्या है कि रोजगार सृजन की कमी को बढ़ावा दे रही हैं। उसके बाद रोजगार परक शिक्षा की कमी है। भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कोर्स उसने ज्वाइन करा, वो पूरा सारी चीज़ें पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से वो अपना परसेंटेज लाता है, अच्छे से पास होता है, लेकिन जब वो कंपनी में जाता है तो उससे पूछते हैं भाई क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है, क्या तुमने ये डिप्लोमा किया हुआ है ना। तो वो कहेगा भाई मैं तो ग्रेजुएट भी हो गया और मुझे स्कूल में या कॉलेज में कभी इस तरह की तो शिक्षा दी नहीं गई। तो क्या है, जो हमारी शिक्षा है ना वो ही रोजगार परक नहीं है, उसी को हमें क्या है, रोजगार परक बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो जो हमारा कोर्स है, मान लीजिए कोई भी कोर्स है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें ही हमें बहुत सारे कोर्सेज करा देने चाहिए, उसमें ही ट्रेनिंग करा देनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी शिक्षा है वो रोजगार परक बन जाएगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, उद्योगों एवं शिक्षा संस्थानों के मध्य औपचारिक संबंधों का अभाव। देखिए विदेशों में क्या होता है ना कि जो शिक्षा संस्थान होते हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं और जो वहाँ की कंपनियाँ होती हैं, उनमें ना एक तरह से समझौता होता है। ठीक है, तो जो कंपनियां होती हैं वो पहले से ही बताती हैं भाई हमें है ना इस तरह के लेबर की ज़रूरत है या इस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जिनके अंदर ये सारी स्किल हों, उनको इस सॉफ्टवेयर में काम करना आता हो, उनके पास ये स्किल हो, उन्होंने ये डिप्लोमा किया हो। तो जो शिक्षा संस्थान है ना वो अपनी जो एकेडमिक कोर्स है उसके अंदर ही उन सारी जो स्किल्स हैं उनको एक कोर्स के माध्यम से चला देते हैं। जब वो कोर्स के माध्यम से चला देते हैं तो उस व्यक्ति को क्या है, रोजगार परक शिक्षा मिल जाती है। तो रोजगार परक शिक्षा मिलने के लिए ज़रूरी क्या है कि उद्योगों और शिक्षा संस्थानों के मध्य एक संबंध भी होना चाहिए, एक समझौता भी होना चाहिए, ताकि वो आपस में डिस्कस कर सकें भाई हमारी इस चीज़ की मांग है। ठीक है, तो हमने देखिए ये क्या करे, बेरोजगारी के कारणों को अब हमने डिस्कस किया, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और जितने भी अन्य कारण हैं। अब देखिए बेरोजगारी के प्रभावों की हम बात करते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर कोई बेरोजगार है तो वो निर्धन होगा, है ना। निर्धन होगा, धन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं भुखमरी होगी, अपने जो एक तरह से रोटी का भी बंदोबस्त नहीं कर पाएगा, उससे कुपोषण की भी समस्या आएगी, है ना। कल भी हमने कुपोषण का टॉपिक डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद सामाजिक बुराइयों का भी इससे उद्भव होता है। कैसे,
जब व्यक्ति को पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसे अपनी ज़रूरतें तो पूरा करनी है, तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी करता है ना। डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, डिप्रेशन में जाके कहीं ना कहीं क्या करता है, शराब पीने लगता है। जो उसकी वाइफ है उसके गहनों को बेच के वो शराब पीने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का जन्म होता है। अपराध में वृद्धि, भाई व्यक्ति को क्या है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है ना, लेकिन उसको ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा, है ना कहीं चेन स्नैचिंग करेगा। तो इस तरह के जो अपराधों में वृद्धि क्या है, वो भी किसकी वजह से देखी गई है, बेरोजगारी की वजह से देखी गई है। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती है। भाई बहुत सारे लोग अगर बेरोजगार हैं तो कुछ ऐसे संगठन, ठीक है, उन्हें धन का लालच देके क्या करते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर के प्रकरण सामने आते थे कि उसमें क्या है कि पत्थर मारने के लोगों को पैसे दिए जाते थे कि भाई आप पत्थर मारो और हम आपको इतने पत्थर मारने के या इतने दिन पत्थर मारने के इतने रुपए देंगे। लेकिन आप खुद सोचो, अगर उन लोगों के पास रोजगार होता तो क्या वो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त होते, नहीं होते, है ना। तो इससे क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता को भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ावा देती है। उसके बाद क्या है, सरकारी ऋण में वृद्धि और धीमी विकास दर। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सरकार है ना, वो हमारी जो सरकार है वो कल्याणकारी सरकार है। लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार की अवधारणा होती है। तो उसको क्या है कि बहुत सारा अपने राजस्व का बहुत सारा भाग क्या है कि योजनाओं पे खर्च करना होता है, ठीक है। जैसे कि अभी सरकार ने क्या किया कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अभी आप सोचो कि अगर लोग बेरोजगार ना होते और वो क्या नाम है, बेरोजगार ना होते और उनके पास एक अच्छा अगर रोजगार होता, तो क्या सरकार को इतना पैसा खर्च करना पड़ता, नहीं खर्च करना पड़ता। नहीं खर्च करना पड़ता तो सरकार उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश कर सकती थी, उससे नई कंपनियां खोल सकती थी, है ना। तो उससे क्या है, लोगों का रोजगार बढ़ता, ठीक है। तो अब क्या है कि तो इससे सरकारी ऋण में वृद्धि होती है। श्रमिकों का शोषण भी होता है। भाई बेरोजगारी है, अब लोगों को रोजगार मिल रहा नहीं है, तो उनको ठेकेदार क्या बोलता है, भाई मैं तो तुझे 200 रुपये दे सकता हूँ या 300 रुपये दे सकता हूँ मजदूरी के। जबकि देखिए मजदूरी की दर क्या है, 500 या 600 रुपये है। लेकिन श्रमिक क्या सोचता है कि भाई रोजगार ना मिलने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए। तो क्या होता है कि श्रमिकों का आर्थिक शोषण भी होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे हमने प्रभाव देखे। आप इन सारे प्रभाव को समझ पाए होंगे, कोरिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं। उपाय क्या क्या हो सकते हैं कि देखिए इसके लिए एक रणनीति बनानी होगी। रणनीति वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, क्योंकि विश्वसनीय आंकड़ों पर अगर आधारित हमारी समेकित रणनीति होगी तो हम एक अच्छी योजनाएं बना पाएंगे, लक्षित योजनाएं बना पाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है गहन श्रम उद्योगों को बढ़ावा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है जहां पे लेबर की जरूरत है ना। तो जहां पे लेबर की जरूरत है तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रम उत्पादकता में सुधार, ठीक है। इससे श्रम उत्पादकता में अगर हमारी सुधार होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादकता बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, तो अपने आप से क्या है कि हमारी बेरोजगारी में कमी होगी। कौशल विकास पर जोर। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को क्या है कि भाई कौशल नहीं है उनके अंदर, ठीक है, एक योग्यता है, लेकिन कंपनियों को जो कौशल चाहिए वो उनके पास वो कौशल है नहीं। तो क्या है कि कंपनियां उनको नौकरी पर नहीं रख पाती। तो कौशल विकास पे जोर देंगे तो भी उससे क्या है कि बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। देखिए छोटे छोटे उद्योग होते हैं, इनकी स्थापना के लिए छोटे निवेश की जरूरत होती है ना। इसमें कौशल की भी बहुत कम जरूरत होती है ना। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको खोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा भी देके क्या है, बेरोजगारी कम की जा सकती है। सहकारिता को बढ़ावा। देखिए सहकार और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करें, है ना। जैसे कि किसान उत्पादक संगठन, है ना, FPO जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से। जैसे कि अमूल एक उसका उदाहरण है ना। तो सहकारिता को अगर हम बढ़ावा देंगे तो क्या है कि हमारी बेरोजगारी दूर होगी। तो ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए अपने इस आर्टिकल के आलोक में। भाई रोजगार की जो भी हमारा पहले आर्टिकल था वो डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि बेरोजगारी होती क्या है, फिर उसके हमने कारण देखे, आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारण, फिर हमने उसके प्रभाव देखे, फिर हमने उसके उपाय देखे। अब देखिए
एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम कि सरकार क्या उपाय चला रही है इसके लिए, सरकार ने क्या उपाय किए हैं। देखिए सरकार ने क्या है ना, बहुत सारी योजनाएं लाई है सरकार। पहला पॉइंट क्या है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लाई है। देखिए जैसे मेक इन इंडिया, ताकि जो कंपनियां हैं वो देश के अंदर ही अपने प्लांट लगाएं, है ना, और जब देश के अंदर प्लांट लगाएंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप योजना और मुद्रा योजना, इनसे क्या है, लोगों को ऋण प्राप्त उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार मनरेगा योजना चला रही है ना। और हमने देखा कि भाई कौशल विकास क्या है, एक बहुत ज़रूरी है रोजगार के लिए, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए। व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। तो व्यापार की सुगमता को बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा सरकार का जोर है, क्योंकि अगर देखिए व्यापार की सुगमता होगी तो बहुत सारी जो निजी कंपनियां हैं वो निवेश करने के लिए, नई नई कंपनियां खोलने के लिए, अपनी शाखा खोलने के लिए क्या है, मोटिवेट होंगी, है ना। और जब नई नई शाखा खोलेंगी तो उसमें क्या होगा कि नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी की समस्या का स्वयं समाधान हो जाएगा। सरल लाइसेंसिंग नीति, बहुत सारी जो कंपनियां हैं कई बार इसलिए भी नहीं कर पाती विनिवेश, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, रेड ट्रैपिज्म जिसे हम बोलते हैं, लाल फीताशाही है, लाइसेंसिंग नीतियाँ बहुत कठोर है। तो सरकार ने क्या किया है कि लाइसेंसिंग नीतियों को क्या है, सरल बनाया, क्योंकि सरकार से कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस लेने की जरूरत होती है ना प्रोडक्शन के लिए, तो सरकार ने सरल लाइसेंसिंग नीति का भी प्रतिपादन किया है। उसके बाद जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो सरकार क्या है कि एमएसएमई के विकास पर जोर दे रही है ना, उसके लिए ऋण उपलब्ध करा रही है, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। कैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, स्वयं सहायता समूह को कम दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है, ठीक है, या संस्थागत ऋण उपलब्ध करा रही है, ताकि उन्हें ये जो बिचौलिए होते हैं या साहूकार होते हैं उनके चक्कर में ना पड़ना पड़े और कम दर पे उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो देखिए बेरोजगारी जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, इसको हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे तैयार किया है, बिल्कुल मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के साथ आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ देखिए शेयर जरूर करें, ठीक है, और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।